वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और ये है हमारा सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एक और न्यू एपिसोड। और आज हम जिस सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली आपको इस एपिसोड के इस पॉडकास्ट के टाइटल से पता चल गया होगा। हमारे न्यूएस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 14 सालों बाद अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के जिस बंदे ने अपना पहला सिंगल्स टाइटल जीता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी, जो कि अपने आप में एक शॉकिंग है। हम बात कर रहे हैं जे ऊसो के बारे में। आज मंडे नाइट रॉ में शॉक करते हुए, सबको सरप्राइज करते हुए, ब्रॉन ब्रेकर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उन्होंने हरा दिया है, जो कि काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ब्रॉन ब्रेकर का जो टाइटल रेन है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो आज इस एपिसोड में डिस्कशन वही है, इस ये जो आज पूरे रॉ में उसको लेके लॉन्ग टर्म में जे ऊसो के साथ क्या कहानी चलने वाली है, और शायद एक और शॉकिंग एलिमेंट अभी जे ऊसो के इस आईसी टाइटल जो उनका रेन शुरू हो चुका है उसमें आने वाला है। और रेसलमेनिया तक भी हम वैसे जाएंगे, तो भाई आपको ना अभी एक पोल दिखेगा, अभी उस पर कुछ आप अपना वोट मत करना कि आपका क्या मानना है। जब हम आपसे पूछेंगे तो उसके बाद आप अपना जो है उस पर ओपिनियन दे सकते हो। आयुष, सबसे पहले तो आज जो रॉ में हुआ उसको ही, उसमें ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंट्रोवर्शियल डिसीजन इसे कहा जा रहा है, क्या ये सही है? आई थिंक कंट्रोवर्शियल तो है, सही है गलत तो एक बात की बात है। आई डोंट नो कंट्रोवर्शियल सही वर्ड है या फिर नहीं, अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, जबकि मैं एक दो बार हिंट ज़रूर कर रहा था इस बात को कि क्या जेउसो जीतेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेउसो हार जाते तो ना मेरा पूरा फिर मतलब पहले ही ऑब्वियसली मेरा मन उठ चुका था जेउसो के मेन इवेंट जेउसो वाले गिमिक से। बिकॉज इतने लंबे टाइम से बंदा मेन इवेंट में और कुछ जीतता नहीं है, हमेशा मेन इवेंट में तब भी आता रहता है और लोग इतने पागल हैं उसके पीछे, पर कोई गोल्ड उसके पास है नहीं। तो वो उनके गिमिक के लिए भी कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था बहुत टाइम से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड तो बनने ही वाला था, चाहे यहाँ पे जो है जे उसो हारे या जीते हैं, कुछ भी होता। लेकिन कंट्रोवर्शियल इस रीज़न से है बिकॉज अनएक्सपेक्टेड ये भी चीज़ थी कि ट्रिपल एच इतनी जल्दी ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल हरवा देंगे। बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं 1 साल 6 महीने तक ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन रहेंगे। और अगर रॉ की हम बात कर रहे हैं तो एक प्रोमो भी अभी जो हुआ आज ब्रॉन ब्रेकर का, उसमें बोल रहे थे भाई जे उसो तेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं बहुत लंबे टाइम तक चैंपियन रहने वाला हूँ और अगर मेरा दोबारा मन करा तो मैं तेरे को मौका दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मतलब स्टोरी में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था ब्रॉन ब्रेकर के पास। लेकिन क्या इसको इस वे में भी देखा जा सकता है कि जे ऊसो को वो एक टाइटल दे के उनके मेन इवेंट वाले चीज़ को जस्टिफाई करना था, और अब चाहे आगे जो मर्जी करो तुम फिर रिग्रेट नहीं करोगे कभी कुछ किया नहीं उसके साथ। ये मतलब मैं तो अभी भी अपना ओपिनियन फॉर्म करने में इसमें बहुत सारी मुश्किल हो रही है मुझे, क्योंकि मैं अगर जे उसो की साइड से देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो जे उसो के लिए। स्पेशली हमने रॉ के बाद भी देखा भाई, बंदे की आंखों में लिटरली आंसू हैं। तो एक बंदा जो इतने टाइम से हमको एंटरटेन कर रहा है, अगर उसकी आंखों में आंसू है तो सोचो उसके लिए वो चीज़ कितना ज़्यादा मीन करती है। तो हमको रिस्पेक्टफुली जो बंदे के साथ चीज़ हुई है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके बारे में बातें बोली जाएँ कुछ। और वहीं अगर मैं ब्रॉन ब्रेकर के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो पहले सैमी ज़ेन के सामने भी जब वो पहली बार में टाइटल नहीं जीते तब भी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इवेंचुअली फिर वो जीते। और अब जब वो टाइटल जीते तो जब मैं एक जगह देखता हूँ कि जेडी मैकडोना और फिन बैलर जैसे टैग टीम चैंपियंस की रेन बिना टाइटल डिफेंस किए 70 दिन पर चल रही है, तो अगर उस 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 फिल्टर के थ्रू लेके जाया जाए या फिर उस टनल से लेके जाया जाए चीज़ों को, तो फिर लगता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ कुछ गलत हुआ है। बट फिर भी एक एक चीज पिक करी जा सकती है कि जिस तरीके से मैच का फिनिश था, मतलब अब ये भी दिखाया जा सकता था कि जे उसो क्लियरली टाइटल जीत गए, लेकिन एक ओपन एंड छोड़ दिया कि रीमैच तो होगा ही, अब दोबारा मैच होगा जहाँ पे। लेकिन जे उसो को भाई क्लियर वन साइडेड विनर यहाँ पे 3-3 स्पीयर लगा के जैसे जितवाया गया, क्या वो सही था या नहीं उस पर हम बात कर सकते हैं कि क्या वो ब्रॉन ब्रेकर को कहीं ना कहीं हर्ट करेगी चीज़ की जिस फैशन में हारे वो। आई थिंक ब्रॉन ब्रेकर के लिए इस समय अगर कोई चीज़ हर्ट होने वाली थी तो वो थी चैंपियनशिप रेन का टूटना। अब वो चीज़ हो ही चुकी है, तो अब उससे ऊपर अगर वो बाद में अटैक करते तो हाँ थोड़ा कह सकते हैं ओपन एंड छोड़ दिया, लेकिन इवेंचुअली हमको फिर भी पता है जो मैच है वो होगा। मैं फिर भी बोलूँगा कि एक तरीके से जे उसने बहुत सारे एफर्ट लगाए, क्योंकि एक स्पीयर बैरिकेड पे मारा, उसके बाद एक स्पीयर रिंग में मारा। हालांकि उनके स्पीयर को लोग सीरियसली लेते नहीं, बट स्टिल वो उनके फिनिशर या सिग्नेचर में से ज़्यादा। फिर उन्होंने स्प्लैश मारा, तो मतलब जो होना था वो हो गया। जो डिसीजन यहाँ पे कुछ ऐसा था कि अगर जे उसो जीत रहे हैं मैच तो ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर को हर्ट होगा उस चीज़ से, और अगर ब्रॉन ब्रेकर मैच जीत रहे हैं तो जे उसो को हर्ट होगा। मेरे ख्याल से मैं इस पे अपना 50-50 ओपिनियन ही रखूंगा, क्योंकि मैंने बोल्ड प्रिडिक्शन करी थी कि ब्रॉन ब्रेकर ने जब टाइटल जीता था कि 365 दिन
उनका टाइटल रेन होना चाहिए। और मैं ही ये बंदा हूँ जो कि ये बात बोलता है कि हमेशा हर एक टाइटल रेन लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मैं ब्रॉन ब्रेकर जैसे सुपरस्टार के लिए कह रहा हूँ। और अगेन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया टैग टीम वाला, तो यार देखो यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं, फिर भी हम थोड़े यहाँ पे स्पॉटिफाई पे डिस्कस कर लेते हैं घुस के, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लाइट ही हार्ट पे रहना चाहिए हमको, ऐसा कुछ बहुत घुसने की भी जरूरत मतलब नहीं है, I इसको think। इस तरीके से देखा जा सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर की अभी शुरुआत है और कहाँ हम बात कर रहे हैं भाई, 14 साल हो गए जे उसो को। तो ये बात कमेंट्री पर भी बोली जा रही थी कि इस तरीके से जो बंदा हमेशा अपनी टैग टीम गोल्ड के लिए जाना जाता है, अब 14 साल बाद अपने एक इंडिविजुअल टाइटल के लिए भी जाना चाहेगा। और ये अब हम जे उसो को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये सही है गलत है। एक वो टाइम था जब लोग चाह रहे थे जे उसो रोमन रेंस की रेन को खत्म करे। जे उसो वो बंदा है जो इतने टाइम बाद जिसने रोमन रेंस को पिन करा था रिंग के अंदर, और जे उसो का बंदा इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है टाइटल जीतने के लिए। तो ना ही सिर्फ अपने खुद के लिए उन्होंने करा, सैमी जेन के लिए भी किया। सैमी वो चीज़ नहीं कर पाया, ब्रॉन ब्रेकर को नहीं हरा पाया, तो जे उसो ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे टिक करी हैं। और मुझे लगता है अगर ब्रॉन ब्रेकर की मैं साइड की बात करूं तो सिर्फ अच्छी बात यही है कि भाई कोई टाइम की कमी नहीं है ब्रॉन ब्रेकर का, अभी पूरा करियर पड़ा है। आई थिंक अभी 2 बार और टाइटल ब्रॉन ब्रेकर जीत जाएंगे, कोई याद भी नहीं रखेगा कि जे से हार गया था। होपफुली जो मतलब इसीलिए क्योंकि ट्रिपल एच है तो हम भरोसा रख सकते हैं भाई, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को वो देखते हैं एक फ्यूचर स्टार की तरह, तो शायद यहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। बट हमारा जे उसो मेन मुद्दा है यहाँ पे। और जिस सेकंड उन्होंने टाइटल जीता, लोगों के दिमाग में पहले ये घंटी बजी कि ये अब रेन कब तक चलने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ जे उसो के नाम के आगे एक सिंगल्स टाइटल विन वाली वो वाला टैग लगना था, और वो उनके आगे लग चुका। और क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को तो स्ट्रांग दिखाना ही है, तो ये जो टाइटल रेन है उनका वो बस कुछ दिनों का ही चलने वाला, कुछ लोगों के हिसाब से 1 महीने से भी कम का चलेगा। और अगर टाइटल रेंज जे उसो का टूटता भी है तो मुझे पता नहीं इसमें कुछ गलत भी है या सही भी, क्योंकि अभी मेरे सामने ब्लड लाइन की स्टोरी भी है, तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन भी क्रिएट होती है। और वही हमारा पोल भी है आज का कि आपके हिसाब से देखो ब्रॉन ब्रेकर तो अब हार चुके हैं, तो क्या WWE यहाँ पे ये करना ब्रॉन ब्रेकर को फिर से कुछ उनका स्टेटस वापस दिलाने के लिए अगर ये करती है कि वो दोबारा से टाइटल जीत जाते हैं और जे उसो हार जाते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? आप इसे यीट या फिर नो यीट में आंसर कर सकते हो। और हमको तो रिया रिप्ली की स्टोरी लाइन का भी नहीं पता, वो बस बैक स्टेज तो उछल ही रही थी, नाच रही थी जे उसो को देख के। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेन है वो ज़्यादा लंबी भी नहीं चलेगी, लेकिन एकदम ऐसी छोटी रेन भी नहीं होनी चाहिए कि अभी 2 रॉ बाद जे उसो हार जाए। बिकॉज अगर उनका कोई फ़ायदा करना ही है और अब टाइटल उनके पास जा चुका है, तो कुछ तो दिखाना चाहिए इससे पहले कि वो टाइटल वापस हारे। आई डोंट नो कि वो ब्रॉन ब्रेकर ही बंदा होगा जो वापस उनको हराएगा या फिर नहीं, लेकिन करंटली अगर स्टोरी देखें, रॉ पे हम अपोनेंट्स देखें, तो जे उसो हील से ही लड़ने वाले हैं। और कितने ऐसे मिड कार्ड में हील सुपरस्टार्स हैं करंटली जो कि एक मतलब प्रॉपर स्टोरी दें। क्या टाइम भी है उतना जे के पास? अभी हम आएंगे कि आगे जे के लिए क्या चीज़ें वेट कर रही हैं स्टोरी लाइन के अंदर। तो क्या ये चीज़ ठीक रहेगी कि अभी 1 महीने के अंदर अंदर फिर जे उसो हार गए तो फिर जे उसो कहेंगे हाँ ठीक है भाई अब मैं हार गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं, किसी और चीज़ पे देखते हैं? ये वैसा ही डिसीजन होगा जैसे ब्रॉन ब्रेकर का अभी टाइटल हारना है, क्योंकि अगेन वही सेम चीज़ हो जाती है कि ब्रॉन ब्रेकर के लिए वो अच्छा है, लेकिन फिर वो जे उसो के लिए बुरा है। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि WWE ने खुद ही अपने आप को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि जो भी कुछ हो उसकी वजह से रॉ सोच रहे हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है ये, और आज से 5 साल पहले हमको पता है इस टाइटल को हम किस तरीके से देखते थे, लेकिन अब वो चीज़ें कितनी चेंज हुई हैं। तो जो भी है भाई एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर हम मतलब हमको मिलता रहे, और ब्रॉन ब्रेकर जीते, जे उसो जीते, इवेंचुअली WWE को नए स्टार्स बनाने वो चीज़ करेंगे। और अभी हम इस वाले मैटर के ऊपर भी आएंगे भाई, बहुत सारे लोग फ्यूचर स्टार भी जे उसो को देखने की बात करते हैं, बट उनकी एज रोमन रेंस और ये जो 39 या 40 वाला जो ग्रुप आता ब्रैकेट आता उसके अंदर है। लेकिन जो मैंने अभी चीज़ यहाँ पे बोली भी थी कि क्या हम जे उसो को मतलब ये जो शॉर्ट वाला रेन होगा उसका तो ऑब्वियसली यही सिंपल सा बताया मैंने, आई थिंक यही सबका ओपिनियन होगा कि जैसा अभी वाला डिसीजन था। लेकिन सिचुएशन इंटरेस्टिंग तब होगी क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं, जैसा हमने एज्यूम किया था कि ब्रॉन ब्रेकर हारेंगे नहीं, तो देखो होने को कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जो ब्लड लाइन की स्टोरी है, वॉर गेम्स की तरफ हम लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जे उसो के कंधों पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देखना, जब ओरिजिनल ट्राइबल चीफ भी देखेगा जिसके कंधों पर खुद कोई टाइटल नहीं है, तो उस सिचुएशन के बारे में भी अगर हम कुछ सोचे तो लग रहा है यार हाँ यहाँ से तो कुछ फन एलिमेंट है। करा जा सकता है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि फिर दोनों मिड कार्ड टाइटल स्मैकडाउन पे चले जाएंगे। अगर WWE को ड्राफ्ट करना है उससे पहले और एले नाइट को रॉ पे लेके आना है, या फिर जे उसो के और ब्लड लाइन मेम्बर्स जो हैं वो जे उसो को अटैक करने के लिए रॉ पे आते हैं और वहाँ से वो चीज़ दिखाई जाए तो ठीक है। लेकिन वो फिर स्प्लिट जो शोज़ का अभी चल रहा है, स्मैकडाउन 3 घंटे की होने वाली है, बहुत सारे चेंजेस होंगे। आई डोंट नो कि उसमें वो लॉजिक कैसे बनाएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा लॉजिक तो ढूंढेंगे। इलॉजिकल बात मैं बोलने दूंगा कि हाँ भाई
दोनों रॉ स्मैकडाउन पे आराम से घूम रहे हैं, जे उसो डिफेंड कर रहे हैं आईसी टाइटल। ट्रिपल एच ऐसा करेंगे नहीं, बिकॉज फिर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की वैल्यू उसी समय गिरती भी है साथ के साथ। लेकिन अगर इस स्टोरी को हम देखें कि एज्यूम जैसे हम कर रहे हैं, तो क्लियरली जेकब फाटू में भी, इवन टामा टोंगा, ये सारे लोग अगर लड़ने आते हैं जे उसो से और ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन वाली स्टोरी में, तो वो टाइटल की वैल्यू ज़रूर बढ़ाएगा। लेकिन क्या उस चीज़ में टाइटल की कोई ज़रूरत भी है? बिकॉज अगर अभी देखा जाए तो ब्लड लाइन के पास टैग टीम टाइटल्स हैं, और अगर हम देखें तो जो मेन चीज़ हम देखना चाहेंगे वो होगी कि जिमी या जे और सैमी ये मिलके टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ें, और जो ऑलरेडी गोल्ड उस ब्लड लाइन के पास है उनसे छीनना शुरू करें। एक मिड कार्ड सिंगल्स टाइटल ब्लड लाइन की स्टोरी में आई डोंट थिंक ज़्यादा काम हो उसका कुछ। इस चीज़ से मैं पूरा अग्री करूँगा। ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि भाई पूरा पूरा एक जगह कहीं तुमने ना अपना वो जो बोन फायर वाला है वो क्रिएट किया हुआ है, बड़ा मस्त तुम रात में एंजॉय कर रहे हो, और उसमें बस तुमने एक फेदर, एक पंख डाल दिया, उससे कितनी आग और जल जाएगी। जो आग जली हुई है ऑलरेडी ब्लड लाइन की स्टोरी की, उसमें वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लग रहा है कि वो बस कहीं इधर उधर ही भागती रहेगी। और इसीलिए जो क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा इस वाले डिसीजन को मिल रहा है, क्योंकि लोगों के हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर के पास वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेके आता WWE की स्टोरी लाइन में, अगर हम उसे जे ओसो से कंपेयर करें। बट खैर वो तो पुराना टॉपिक हो चुका है। तो मैं तो आई थिंक अगर ब्लड लाइन की स्टोरी में ही जे ओसो को जाना है, तो टू बी ऑनेस्ट जे ओसो के लिए बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। रेन उनका मैं चाहता हूँ अच्छा चले, वो बढ़िया प्रोग्राम दिखाएं, लेकिन फिर उस ब्लड लाइन की स्टोरी में अगेन मैं बोल रहा हूँ अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि WWE कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब हमें ये तो नहीं कह रहा कि जे ओसो वॉर गेम्स में नहीं होंगे, लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता WWE वॉर गेम्स के लिए क्या कर रही है, जे ओसो को क्या पता वॉर गेम्स में पहले डालेगी ना, कुछ भी कर मतलब सकते हम हैं। काफ़ी कुछ एज्यूम कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी कोई एंडलेस है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या पता है सैमी जेन ने इतना बोला जे उसो को भाई जा जा जीत जीत, क्या पता सैमी जेन टर्न्स ऑन जे उसो, मतलब दिखाने को WWE इतने टाइम से सैमी जेन सब भाई खुशी खुशी है, सबके पीछे पीछे घूम रहा है, सब बढ़िया है, पर जब बंदे को दिखता है मेरे पास गोल्ड नहीं है, गुंथर मुझे मौका नहीं दे रहा, उससे मार गया, मैं ब्रॉन ब्रेकर से आ रहा, जे ने हरा दिया, तो कहीं ना कहीं बात है। लेकिन आई थिंक द दूसरी तरफ जो हमें ट्रेड ऑफ मिल रहा है ब्लड लाइन वाली स्टोरी का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू एक सैमी और जे की फ्यूड। तो चाहे जितने भी लोगों से हम पूछ लें, सब ये बोलेंगे कि भाई फटाफट सैमी और जे को उठाओ और ब्लड लाइन की स्टोरी में डाल दो। तो कहीं ना कहीं उससे पता लगता है कि ये चीज़ रोहित जो है एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है, मे बी इसलिए भी दिया गया कि इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा दोबारा जे उसो को एक मेन इवेंट में अलग से फीचर होने का, तो अभी वो कर दिया गया है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं भाई लंबी लंबी रेंज चल रही हैं, ट्रिपल एच पागल हो चुके हैं, कुछ वो नहीं है, तो फाइनली जब वो शॉकिंग एलिमेंट आ गया आज रॉ में और ट्रिपल एच ने मुंह पे मारा देखे भाई ये लो तुम ज़्यादा बोल रहे थे सारे, अब लोग क्वेश्चन ट्रिपल एच से फिर से पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों कर दिया तूने, रेन लंबी क्यों नहीं चल रही ब्रॉन ब्रेकर की। देखो यार, रेसलिंग को ना एंजॉय तभी कर सकते हो जब बातें सब बोलो, लेकिन किसी भी चीज़ को दिल पे मत लो। हिपोक्रेट सारे रेसलिंग फैंस हैं भाई, कोई बंदा आज जो बात बोल रहा है वो एक हफ्ते बाद पलट सकता है, उसको खुद भी नहीं याद होगा उसने क्या बोला था। तो मैं आई थिंक जिस टाइम पे चीज़ हुई रॉ पे, जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। बट धीरे धीरे अब जब मेरे को चीज़ समझ में आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब इतना भी कुछ गलत नहीं है। और जो शॉकिंग एलिमेंट है, अब लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो शॉक की बात कर रहे हैं कि शॉक नहीं मिल रहा हमें, अब जब दिया तो अब लोगों का उस पर कहना भाई इसमें थोड़ी चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता भाई, अब दे दिया तो दे दिया, वो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आई थिंक ये फन चीज़ है। अब इसमें भाई अपना ट्विटर पे जाके अगर दिमाग खराब करोगे, क्योंकि वो ही है ओनली प्लेस जहाँ पे आपको ऐसी चिंगारियाँ दिखेंगी, और फिर कुछ चिंगारी में अपनी चिंगारी भी डाल ही देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भाई जैसा मैं बोलता हूँ भाई, मोस्टली मैं तो बड़े फन वे में WWE को एंजॉय करता हूँ। मेरे को अच्छी सी स्टोरी लाइन दिखाओ, मज़े करवाओ, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। कभी कभी किसी सुपरस्टार के लिए बुरा ज़रूर लगता है, जैसे जे उसो के लिए लगता था कि भाई 14 साल से उन्होंने चैंपियनशिप नहीं जीती, तो वो बढ़िया भाई हो गया। कितनी कितनी बड़ी मतलब ये आयरनी है कि जे उसो के लिए बुरा लग रहा था जब तक वो टाइटल नहीं जीते, और जब वो टाइटल जीत गए तो उनके अपोनेंट के लिए बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। तो मतलब ऐसा होता नहीं है WWE में ज़्यादा। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उनके ऊपर हमने अभी बनाया था सुपरस्टार स्पॉटलाइट, तो हमने बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे करी थी, वो थोड़ा डिजॉल्व हो गई बातें अब। लेकिन आई डोंट थिंक उनका ट्रैक या ट्रेंड चेंज करेगा WWE में। मैं देखना चाहूँगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा, अगले हफ्ते रॉ तक वेट करना पड़ेगा। टाइटल से ज़्यादा उनको अपनी डिस्ट्रक्शन पे फोकस करना चाहिए आई थिंक यहाँ से, कि अब मेरा गोल और भी बड़ा है भाई, भाड़ में गया इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, अब सीधा वर्ल्ड टाइटल जीत के दिखाऊंगा। अब कुछ किसी को नहीं पता कि क्या करने वाले, लेकिन जे उसो पे वापस आते हैं, ब्लड लाइन के थ्रू ये जाने तो वाले हैं, ये तो पक्की बात हम समझ सकते हैं, नहीं तो रोमन के साथ कोई खड़े होने के लिए बचेगा नहीं। तो रेसलमेनिया तक, अब से लेकर रेसलमेनिया तक अगर जे की टाइटल रेन भी शॉर्ट चल रही है, तो क्या क्या जे उसो को हम देख सकते हैं, और क्या वो अच्छी चीज़ भी है जे के लिए कि इतने टाइम अब फाइनली ये बंदा सिंगल स्टार इस्टेब्लिश हो रहा है, पर लो भाई चलो वापस ब्लड लाइन के गंगा में।
जे उसो यार बहुत ही यूनिक सुपरस्टार है, क्योंकि जब भी हम जे उसो की बात करते हैं हम कहते हैं वाह भाई बंदे की मर्चेंडाइज, वो टीवी पे आता है तो हम भाई ईट करते हुए देखना पसंद करते हैं, भले ही कह लो कि वो उनका ओनली गिमिक है। अब उनके पास टाइटल आ गया है, तो अगर मैं सोचूं ना तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ऐसा दिमाग में नहीं ला पाता कि यार जे उसो का मैच इस बंदे के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यू कैरेक्टर है मुझे लगता है वो वही है जो कि वो रियल लाइफ में भी है। आप उनको एक हफ्ते गुस्से में देखोगे, लेकिन आज मंडे नाइट रॉ के बाद देखना एक रियल जे उसो, रियल लाइफ जो उनकी पर्सनालिटी है वही आपको दिखेगी। तो जब रेसलमेनिया के सेंस में मैं बात बोल रहा हूँ तो फिर इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार अब रेसलमेनिया के लिए फिर क्या ही हो जाएगा, या तो ब्लड लाइन के आसपास ही घूम रहे हैं या फिर टैग टीम में आ जाएंगे, या फिर जैसे भी ये बात बोली ये मुझे पता नहीं होगा भी दूर दूर तक ऐसा कोई चांस है या फिर नहीं। लेकिन रेसलमेनिया में अभी अगर मेरे को लग रहा है कोई सबसे बड़ा मैच जे उसो का हो सकता है तो वो है अगेंस्ट सैमी जेन, क्योंकि इतने टाइम से हम वो स्टोरी देख रहे हैं कि भाई कैसे दोनों साथ में हैं। मैं ये नहीं, मुझे लग नहीं रहा भाई इसके होने का 1% भी चांस है, लेकिन बड़े से बड़ी चीज़ की तरफ अगर जे उसो को लेके जाएं तो जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन में भी दिखाती है भाई कि सैमी जेन और जे उसो कितनी अच्छी यारी दोस्ती में है, उनके बीच में ही हमने सबसे पहले टेंशन देखी थी, ब्लड लाइन क्या उनका क्या रिश्ता आता रहा है, पहले सबसे ज़्यादा जे उसो ही गुस्सा करते थे सैमी जेन को, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कैसे उनकी हेल्प करी। एक बहुत ही जे उसो का जो गुड कैरेक्टर है जो लोगों का फैन फेवरेट बना वो सैमी जेन वाली स्टोरी लाइन के बाद ही था। तो बिगेस्ट अगर मुझे लग रहा है इस मोमेंट पर कोई मैच हो सकता है उनका, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टाइटल रेन को भी वहां तक लेके जाया जा सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास यही बेस्ट पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का सबसे बड़ा मैच अभी मुझे क्या लग रहा है, तो जे ओसो को बुक करो रेसलमेनिया तक बहुत तगड़ा, वो किसी भी ब्लड लाइन की स्टोरी भाई कैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो कुछ तो बढ़िया करो, लेकिन एट द एंड तुम किसी का तो हील फेस टर्न करके कुछ बढ़िया सा कुक कर सकते हो, या फिर ओनली ऑप्शन है कि ब्लड लाइन में ही किसी एक अच्छे ब्लड लाइन के बंदे के साथ सैमी जेन और जे उसो का भाई तुमने कुछ जेकब फार्टो या फिर बना दिया कुछ टोंगा लोआ टामा टोंगा वाला मैच। इसमें ऐड में करूँ तो जो एक मुझे फॉल्ट दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है, वो ये है कि मेरे को नहीं लगता कि रेसलमेनिया तक जे के पास टाइटल रहेगा। वो बहुत मतलब फिर ऐसे है कि खींच लो भाई उस चीज़ को, क्योंकि सैमी और जे की स्टोरी को आई डोंट थिंक टाइटल की कोई ज़रूरत है, वो भी एक मिड कार्ड टाइटल है, उसके बिना भी रेसलमेनिया मैच हो सकता है। लेकिन अगर इसको हाँ टाइटल के लिए रखना है और एक अनबिलीवेबल स्टोरी देनी है तो उसका तरीका यही है कि सैमी जेन और जे उसो मिलकर जाएंगे रोमन रेंस की साइड पे। बट सैमी जेन वो बंदा जिसने पहले सारी ब्लड लाइन की फाउंडेशन को बना के रखा, सबको संभाला, वो चला जाएगा दूसरी ब्लड लाइन की तरफ। और जैसे रूमर्स आ रहे हैं कि पॉल हेमन को भी खरीद लिया जाएगा, सोलो सिकोआ को भी खरीद लिया गया ऑलरेडी, तो रॉक जो पीछे से स्ट्रिंग्स खुद छुपे रहेंगे पूरे एंड मोमेंट तक, फाइनल बॉस हैं, क्योंकि वो सैमी जेन को भी अपनी तरफ कर लेंगे और वो बोलेंगे कि तेरे को मैं वो जॉब देता हूँ जो पहले तूने ब्लड लाइन के साथ की थी वो अब कर। और वो सबसे बड़ा बिट्रेयल होगा हिस्ट्री में जे उसो के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं सोचेंगे भाई मैं इसको वापस लाया, अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराया, सब ठीक हुआ और इसी ने हमको धोखा दे दिया। भाई सही बता रहा हूँ, ये जो अपनी कोई ज़्यादा तारीफें नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो प्लान्स है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इनके आसपास भी थोड़ा बहुत आगे प्रोग्रेस करती है तो फिर याद रखा जाएगा कि भाई कैसे इन्होंने ब्लड लाइन का अलग ड्रामा, रोमन रेंस रॉक का अलग ड्रामा, उस ड्रामे की भी एक ब्रांच में अलग ड्रामा, तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। और जैसे बोला इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की उसके लिए इतनी भी कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर एक बन सकता है कि भाई लास्ट ईयर ऐसा कह सकते हैं, लास्ट ईयर रेसलमेनिया में सैमी जेन ने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंतर को डिथ्रोन किया और अगली रेसलमेनिया में फिर से जो स्टोरी है सैमी जेन की वो वही है कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी सी पर्सनल है, तो ये करके डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है मैच। बट अगेन अभी हमको क्लैरिटी इस बारे में भी नहीं है कि जे उस ब्लड लाइन में जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर ब्लड लाइन की स्टोरी में रहते रहते उनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है तो उस ब्लड लाइन की स्टोरी से जाने के बाद फिर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्या होगा, तो सवाल बहुत सारे हैं। बट उन सबसे बड़ा एक सवाल है जो कि अगेन फिर से कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है जब किसी सुपरस्टार की जो एज है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो 39-40 के आसपास एंटर करने लग रहा है। तो अब लोग बोल रहे हैं भाई जे उसो को अगर तुमने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिता भी दी, वो भी उस बंदे से जिसको तुम फ्यूचर स्टार की तरह देख रहे हो, तो भाई इस बंदे का फ्यूचर है ही क्या। ये उस एज में है जहां पर रोमन रेंस हैं, और रोमन रेंस के बारे में हम बोलते हैं कि भाई उन्होंने करियर में बहुत कुछ कर लिया, अब वो आगे सुपरस्टार बना रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोडी रोड्स के साथ किया, तो उसी एज में तो जे उसो भी है। तो ये कैसा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आई थिंक कि एज इज़ जस्ट अ नंबर यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से कब तक परफॉर्म कर सकता है, किसकी कितनी एबिलिटी। और अगर जे ऊसो के रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था ट्विटर पे कि इस बंदे ने मतलब टॉप 3 या 4 में कहीं है जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस लड़े हैं इस साल और कोई इंजरी नहीं है। और मतलब जे ऊसो जिस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, जो उनका बैलेंस है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी हम कहें, जिस तरीके से वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं,
तो उनको पता है कि मैंने अपने करियर की, अगर अभी मेरे पास 3 साल पड़े थे तो अब शायद कहीं 5 साल पड़े हैं, तो एज अभी वो भी फील कर रहे होंगे बस एक नंबर है। और इतनी चीज़ तो प्रूव कर चुके हैं जे उसो कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी में चलो फिर से जाना पड़ेगा, कुछ टाइम तक वो मेन स्पॉटलाइट में नहीं भी रहेंगे, लेकिन जब वो टाइम निकल जाएगा तो जे उसो को आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होने वाली अकेले भी कुछ करने में। और आई थिंक कि एक और बंदा जो कि इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है, पॉइंट में छेड़ूंगा, वो है कोडी रोड्स, जिनकी एज है 39। और लोग बोलते हैं कि यार रोमन रेंस की भी तो इतनी एज है और कोडी की भी इतनी एज है, तो फिर तुम क्या बोल रहे हो कि कोडी के पास अभी 5 साल है। प्रॉब्लम ये है कि कोडी रोड्स की शुरुआत अब हुई है और रोमन रेंस की शुरुआत 5-6 साल पहले हुई है। तो रोमन रेंस के पास जो पीक है या फिर और चीज़ें करने के लिए हैं वो लिमिटेड है, और आगे फ्यूचर ऑप्शंस अलग हैं, जो कि उनकी हेल्थ भी है, हॉलीवुड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर सुपरस्टार अपनी एज पे अलग तरीके से एक्ट करता है। अगर किसी का भाई पहला ही पुश 38 में आएगा तो वो 40 में रिटायर थोड़ी होगा। ये इसका आई थिंक बेस्ट आंसर है। डब्ल्यूडब्ल्यू के सिनेरियो में हमको ये देखना होता है कि उस बंदे का करियर ऑलरेडी कितना हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू में, ना कि वो पॉइंट कि उसने स्टार्ट कब किया है। तो 50 साल में भी जे उसो जैसा बंदा, ऐसा नहीं आपको लगेगा कि वो 50 साल में है। जितना हमने अब तक देखा है उनको 14 साल डब्ल्यूडब्ल्यू में कंपीट करते हुए, कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है। कभी भी मुझे मैच बता दो जिमी और जे उसो का जहाँ पे आप देखो कि भाई इन्होंने क्या ही कर भाई दिया। रे मिस्टीरियो जो बंदा इतनी नी सर्जरी के बाद 50+ में हर वीक परफॉर्म कर रहा है आज तक, तो ये बंदे तो हम ऐसे बात कर रहे हैं जो बहुत कम इंजरी भी है, वो तो और ज़्यादा चलेगा। तो ये इसको मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है फिर भाई कि जे उसो ने अब शुरू किया है, तो ये भी मानो कि आज से मतलब वर्ल्ड टाइटल भी जे उसो के पास आएगा ही, मुझे ऐसा लगता है वो एक पॉइंट पे जाके आएगा ही, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं जे उसो को। तो मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूँ वैसे अब जे उसो को देने के लिए, मतलब उनकी चैंपियनशिप रेन को देखने के लिए। और मुझे होप्स भी हाई है क्योंकि ये टाइटल होना जे उसो के पास, वो ब्लड लाइन की स्टोरी में भी कुछ बहुत अलग अलग जो दरवाजे हैं वो खोलेगा। क्योंकि जब भी अभी हम गुड ब्लड लाइन में देखें तो भाई किसी के पास टाइटल नहीं है, तो अगर जे उसो अकेले वो टाइटल लेके चलते हैं तो वो हमेशा दिखेगा अलग। और ये जो ब्लड लाइन की सिनेमा वाली स्टोरी है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता कि हाँ बस चल रहा है। फिर उस चीज़ को, क्योंकि पॉल हेमन का दिमाग जब लगता है भाई वो पॉइंट आउट करते हैं, तो ये एक स्टोरी लाइन के अराउंड भी बढ़िया बन सकता है टाइटल रेन होना। थोड़ा सा ऑफ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट है, मैं पूछना चाहूँगा कि यार कभी कभी जिमी ऊसो जब ये पूरा देख रहे हैं बैठ के, अभी घर पे हैं, पता नहीं कब कहाँ है जिमी ऊसो, तो कभी लगता होगा कि यार मैं उस जगह क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो एक इंजरी जो ब्लड लाइन की स्टोरी के टाइम हुई थी जिसने जे को अलाउ करा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कह रही है अब जिमी तो है नहीं तो इसका क्या करें। अगर उस स्पॉट में जिमी होते जे की जगह तब, तो आज में भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिमी ऊसो जीतता, तो क्या होगा, या फिर बहुत भाई भाई हैं कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा रहेगा। सही बताऊं तो अगर मैं जे उसो और जिमी उसो दोनों को देखूं तो कौन बंदा ज़्यादा बढ़िया है मैं कभी पिक नहीं कर सकता, क्योंकि लोग भले ही बोलेंगे यार जे उसो बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से जिमी उसो को जितनी बार भी स्पॉट पे रखा है, जैसे जब उन्होंने बोला था कि जो काम तू नहीं कर पाया वो मैंने पहले करा, जो उन्होंने रोमन रेंस को पहले अटैक किया था, तो बहुत सारे लोग बोलते भाई जिमी और जे उसो में कोई डिफरेंस नहीं है, भाई दोनों हैं ही जुड़वा भाई, तो तुम क्या डिफरेंस निकाल लोगे। दोनों के बात करने का तरीका, दोनों का प्रोमो स्टाइल, दोनों का जो रियल, इवन मैं बोलूंगा जिमी उसो शायद ज़्यादा केपेबल हैं। अभी लोगों को लगा भाई ये क्या बात बोल दी, लेकिन जिमी उसो को अगर तुम देखोगे जो भी उनको छोटे छोटे मूवमेंट्स मिले वो कैसे चीज़ों को फनी बनाए। और भाई जे उसो खुद बोलते हैं, इवन आई थिंक रोमन रेंस ने भी कहीं पर बोला था कि रियल लाइफ में अगर कोई बंदा मुझे सबसे ज़्यादा हंसाता है वो तो वो जिमी उसो है। वो भाई नेचुरली एक गिफ्टेड कुछ तो है बंदा, जब वो होता है तो उसकी वाइब भी अलग होती है। तो मैं अंडर यूज्ड वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं जिमी ऊसो को, कि इतना यूज ही नहीं किया कभी तो पता ही तो नहीं पता लगा नहीं क्या लगा है। कि उनका क्या है। बट हाँ जे उसो बोलेंगे चलो भाई मेरा जुड़वा भाई है, अगर इंजर्ड हो भी गया तो क्या है, मेरे को तो फायदा मिल गया। तो वो एक छोटी चीज़ कितनी ज़्यादा मैटर कर सकती है। यहाँ पे तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि भैया दोनों की एबिलिटी या दोनों का करिश्मा, भाई यहाँ पे सब कुछ ही सेम है। तो बस वो एक स्टोरी लाइन का डिफरेंस है कि जे उसो आज यहाँ पहुंच गया और जिमी उसो भाई देख ही रहे हैं अभी घर से। और ये पॉइंट मैंने इसलिए भी उठाया बिकॉज हमारा पहला सुपरस्टार स्पॉटलाइट का जो एपिसोड था वो ऊसोस पे कंबाइंड था, कंबाइंड। और तब हमने कभी सोचा, हम बात कर रहे थे तब कि क्या रेसलमेनिया में इनका मैच होगा आपस में, कैसे लीड कर सकता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कोई बंदा इतना आगे चला जाएगा कि उस पर अलग से एक दिन सुपरस्टार स्पॉटलाइट आएगा। तो भाई ये अपने आप में बताता है कि जे उसो का क्या प्रोग्रेस आई है। थिंक यहाँ पे अब एपिसोड तो एंड हो ही रहा है, तो इसके बाद वो ऊसोस वाला जरूर सुनना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ पता चलेगा नेक्स्ट स्टोरी लाइन का, लेकिन आपको वो एक समझ मिलेगी कि वो पीरियड कितना ज़्यादा डिफरेंट है जब हम ऊसोस के साथ में बात कर रहे थे। और आई थिंक इनफ डिस्कशन हमने इसके बारे में कर लिया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक और स्कोप है जे ऊसो के बारे में आगे भी बात करने के लिए, स्पेशली उनके इस टाइटल रेन के साथ क्या चलता है। तो आने वाले एपिसोड्स के लिए भी स्टे ट्यून्ड। यहाँ तक अगर आपने सुना है तो आप वो पोल भी जरूर करना भाई, स्पॉटिफाई पे फॉलो भी कर लेना, रेट भी कर लेना, ताकि आपको नए एपिसोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।